हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एड्स। आज हम आ चुके हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, दैट इज द कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या बेसिक फार्माकोलॉजी जो है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, उसके में मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड कर चुका इससे पहले मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना चुकी हूँ। उस टॉपिक पे जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड एक बार ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज अ कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब अगर मैं बात करूँ कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं क्या, सिंपल बात यह है कि हमें इस चैप्टर में या इस कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली क्या करती हैं कि एसिटाइल कोलिन जैसा एक्शन देती हैं, ठीक है ना। किसके जैसा? एसिटाइल कोलिन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एसिटाइल कोलिन। अभी एसिटाइल कोलिन क्या है? ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक, मैंने ये वीडियो में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर है, ठीक है ना। यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। तो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं? ये ऐसी ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलिन जैसा ही फंक्शन प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, अब फंक्शन प्रोड्यूस कैसे करेंगी? दो तरीके से। पहला तो या तो उसके डिस्ट्रक्शन को रोक देंगी, ठीक है। जो एसिटाइल कोलिन होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, तो अगर उसका डिस्ट्रक्शन रोक देंगे तो जाहिर सी बात है एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं एक थोड़ा समझाती हूँ इस तरीके से। मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन है, ये हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये तो आपको पता ही होगा। मैं बहुत बार प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, जंक्शन, साइनेप्स, इन सब पे बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। ये हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है ना, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और हमें पता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट किससे करती है? न्यूरोट्रांसमीटर से। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो वेसिकल्स में एनक्लोज्ड होते हैं, एंड यही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एंड यहाँ पे रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करते हैं, तब यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। सिंपल, इतना तो बेसिक चीज है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो एसिटाइल कोलिन भी रिलीज होता है और अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है। कौन कौन से दो रिसेप्टर मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियो में? एक मैंने बताया था निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर, और एक मैंने बताया था मस्कैरेनिक रिसेप्टर, ठीक है ना। ये दो तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या है कि जो एसिटाइल कोलिन है जब वो साइनेप्स में एंटर करता है एंड अपने अब उसे रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल जनरेट होने लगेगा। कॉन्टिन्यूस सिग्नल जनरेट होता ही रहेगा। एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जब उसके फंक्शन को स्टॉप करना रहेगा, एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को स्टॉप करना रहेगा। तो उस कंडीशन, वो कंडीशन क्या है? कैसे स्टॉप होगा एसिटाइल कोलिन का फंक्शन? तो जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है ना, ये एसिटाइल कोलिन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ, इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एंटी कोलिनस्ट्रेज, सॉरी कोलिनस्ट्रेज एंजाइम, एंटी कोलिनस्ट्रेज नहीं है, कोलिनस्ट्रेज एंजाइम, कोलिनस्ट्रेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है ना, इस एसिटाइल कोलिन के को डिस्ट्रक्ट कर देगा जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब ये एसिटाइल कोलिन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक में एक डिवाइड होगा एसीटेट में, ठीक है ना, एसीटेट, एंड एक डिवाइड हो जाएगा कोलिन में, एंड ये फिर वापस से इसका न्यूरॉन्स में रीअपटेक हो जाएगा। एसिटेट एंड कोलिन का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन आपका एसिटेट एंड कोलिन में डिस्ट्रक्ट हो गया, एंड ये एसिटेट एंड कोलिन वापस से यहाँ पे न्यूरॉन्स में चला गया। भाई एक तरह से रिसाइकलिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेक होकर के वापस से रीअपटेक नहीं होंगे ना, तो इतना फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना पाएगी। सो उनका ब्रेकडाउन होकर के वापस से न्यूरॉन्स में वो एक सिंपलर फॉर्म में यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ताकि एसिटाइल कोलिन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका फंक्शन रुक रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगी हमारी ड्रग्स? दो तरीके से मैंने बताया फंक्शन करेंगी। पहला तो ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स इन निकोटिनिक एंड मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे खुद इटसेल्फ जाके बाइंड हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली वे में, मतलब वो खुद ही उन मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएंगी एंड एसिटाइल कोलिन जैसा फंक्शन देंगी, ठीक है ना।
और इसके अपोजिट और क्या कर सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में वो क्या करेंगी, इस एसिटाइल कोलिन के ब्रेक डाउन को रोक देंगी, ठीक है ना। अब ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन अगर रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई एसिटाइल कोलिन का जो ब्रेक डाउन हो रहा था ना, अब वो ब्रेक डाउन रुक जाएगा एंड एसिटाइल कोलिन का लेवल साइनेप्स में इंक्रीज होने लगेगा। सिंपल बात इतनी है। सो जब एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा तो एसिटाइल कोलिन खुद इटसेल्फ फंक्शन करने लगेगा, उसको किसी ड्रग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल बात इतनी है। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग्स काम करती हैं, या तो वो खुद इटसेल्फ रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगी, या फिर वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक होने से रोक देंगी कि भैया तुम ही ब्रेक मत हो, तुम ही अपना काम खुद ही देखो, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोलिन खुद इटसेल्फ अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब आगे मैं बताऊंगी कि एसिटाइल कोलिन जरूरी क्या है, हम क्यों बढ़ा रहे हैं एसिटाइल कोलिन का लेवल, हम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, या बॉडी में जो चीजें चल रही हैं एसिटाइल कोलिन अच्छा खासा चल रहा है तो हमें ड्रग्स देने की क्या जरूरत है, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स आई क्यों, या इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स को लाने की जरूरत क्या पड़ी है, ये हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। तो आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन हमें डिस्कस किया एंड हम क्लासिफिकेशन, एंड देन हम आगे पढ़ेंगे दैट इज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आगे देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह की ड्रग्स होंगी, एक जो डायरेक्टली रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगी एंड एक जो इनडायरेक्टली तरीके से काम करेंगी, यानी कि या तो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगी एंड उसके डिस्ट्रक्शन को रोकेंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो कैटेगरी है, डायरेक्टली एक्टिंग, यानी कि इसमें आती है हमारी दो क्लास। अब ये क्या है, ये उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि जो ड्रग्स हैं उनके अंदर क्या चीजें हैं। सो डायरेक्टली एक्टिंग में हमारी दो क्लास आती है। पहले आती है हमारी कोलिन एस्टर्स, ठीक है ना। कोलिन एस्टर्स में खुद इटसेल्फ जो एसिटाइल कोलिन है ये हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल जो एल्कलॉइड है, ये नेचुरल एल्कलॉइड्स होते हैं। इसमें आती है हमारी दो ड्रग, यहाँ पे सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आती है पिलोकार्पिन, 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 ये पिलोकार्पस नाम के प्लांट से पाई जाती है ये पिलोकार्पिन। एंड सेकंड आती है मस्कैरिन, ये मस्कैरिन एक फंगस होता है उससे ऑब्टेन किया था ये मस्कैरिन, एंड ये काफी पॉइजनस भी माना जाता है, ठीक है ना। सो डायरेक्टली एक्टिंग में हमारी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसमें दो ड्रग्स आएंगी जो डायरेक्टली मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे एंड एसिटाइल कोलिन जैसा फंक्शन देंगे, ठीक है ना। तो इसमें एसिटाइल कोलिन, बेथानिकॉल, कार्बाकॉल एंड एल्किलॉइड में पिलोकार्पिन एंड मस्कैरिन, ठीक। अब आते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग में यानी कि ये वो ड्रग्स होंगी जो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं करेंगी, ये एसिटाइल कोलिन के डिस्ट्रक्शन को, उसके ब्रेक होने को रोक देंगी ताकि अवेलेबिलिटी जो एसिटाइल कोलिन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए, उसका लेवल बढ़ जाए एंड एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लगे। तो इसमें भी हमारी दो तरह की ड्रग्स आती हैं, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, हालांकि इस पूरे टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये पूरा एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है, एक अलग टॉपिक है। इसमें रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये वो ड्रग्स होंगी जो इस एंजाइम को, जो कोलिनेस्टेज, सॉरी एंटी कोलिनेस्टेज नहीं, मैं बार बार लिख दे रही हूँ, ये वो ड्रग्स होंगी जो इस कोलिनेस्टेज एंजाइम को ब्लॉक करेंगी, लेकिन उसके बाद अपने इनका एक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो कोलिनेस्टेज एंजाइम है वो वापस से फ्री हो जाएगा, ठीक है, एंड वापस से एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा। यानी कि ये ड्रग्स रिवर्सिबल इनहिबिट करेंगी कोलिनेस्टेज एंजाइम को, यानी कि ब्लॉक करेंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसका एक्शन रिवर्स हो जाएगा एंड कोलिनेस्टेज एंजाइम फिर से एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसमें आती है हमारी कार्बामेट्स, ये भी क्या है, एक कैटेगरी है। इसमें हमारी जो ड्रग आती है फाइसोस्टिग्मिन, काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है फाइसोस्टिग्मिन। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसमें दो काफी इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, एक आपकी पिलोकार्पिन पूछी जाती है, एक एसिटाइल कोलिन पूछा जाता है, कार्बाकॉल पूछा जाता है, बेथानिकॉल पूछा जाता है। एंड जो आपके रिवर्सिबल हैं इसमें से फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन एंड रिवास्टिग्मिन, ये जो तीनों ही चारों ड्रग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, ठीक है ना। सो इनडायरेक्टली एक्टिंग में रिवर्सिबल कार्बामेट्स, कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन एंड रिवास्टिग्मिन, these are the drugs which reversibly inhibit the cholinesterase enzyme and produce the action and increase the availability of acetylcholine in the muscarinic and nicotinic receptors, ठीक है ना। अब आते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि ये वो ड्रग्स होंगी जो इस एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देंगी,
ठीक है ना। ये वापस से ये एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो आप बोलोगे अगर ऐसा है तो फिर से इट मीन्स कि एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, होगा। यानी कि ये एंजाइम जो एक बार ब्लॉक हो चुका वो तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेश दोबारा से एंजाइम सिंथेसाइज होगा जो एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें जो आती है हमारी ड्रग्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस आती है, पैराथायोन, मेलाथायोन एंड डिफ्लोस। ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारी पेस्टिसाइड्स होती हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। ये पेस्टिसाइड्स में डाला जाता है ताकि जो बोल सकते हैं आपकी जो इंसेक्ट्स हैं उनके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे कि आखिर जो हमारी एसिटाइलकोलिन है वो क्या फंक्शन करती है एंड जो हमारी ड्रग्स हैं वो क्या एक्शन करेंगी, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखते हैं लास्ट पार्ट यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइलकोलिन का। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोटोटाइप जो ड्रग है हमारी, यानी प्रोटोटाइप यानी स्टैंडर्ड ड्रग, हम किस ड्रग के रेफरेंस में यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिस्कस करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। यानी कि एक ही ड्रग को हम लेते हैं एंड उसी के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को हम स्टडी करते हैं एंड देन हम ये मेजर करते हैं कि बाकी की जो ड्रग्स हैं वो भी सेम एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। उसी को हम बोल रहे हैं प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप ड्रग जो हमारी क्या है, एसिटाइलकोलिन, क्या है, एसिटाइलकोलिन, ओके। अब वेरियस जो पार्ट्स है हमारी बॉडी में, इसमें कहाँ एसिटाइलकोलिन ये क्या क्या बेसिक फंक्शन करती है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, मस्कार्निक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ये कहाँ बॉडी में पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि टोटल 5 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कार्निक के एंड निकोटिनिक के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं और कौन से रिसेप्टर्स हमारे किस बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे M2 रिसेप्टर हमारा कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। M3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है। M1 रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। सो अब बात करते हैं हार्ट पे, यानी कि जो हमारी एसिटाइलकोलिन है ये हार्ट पे क्या इफेक्ट देगी। हार्ट पे पाया जाता है हमारे कौन से रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M2 मस्कार्निक रिसेप्टर। यानी कि जो हमारी एसिटाइलकोलिन है वो इस M2 रिसेप्टर से जब बाइंड करेगी तो सीधे सीधे ये क्या करेगी, डिक्रीज द SA नोड एंड AV नोड। जो SA नोड एंड AV नोड होता है ना हार्ट में, राइट आर्टरियम में SA नोड होता है, उसके जस्ट नीचे AV नोड होता है। SA नोड का मतलब साइनो आर्टरियल नोड, AV का मतलब है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है हार्ट में। हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती है, जो साउंड जनरेट हो रही है या ब्लड पंपिंग हो रही है वो एक कंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। एंड वो कंडक्शन होता है SA नोड एंड AV नोड की वजह से। तो ये जो हमारी एसिटाइलकोलिन है ये इस SA नोड एंड AV नोड के कंडक्शन को डिक्रीज कर देगी, यानी कि हार्ट के या पंपिंग को डिक्रीज कर देगी, उस रिदम को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। अब ये बताइए कि ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है, इट मींस कि ये एसिटाइलकोलिन हमारी किस टाइम में यूज हो सकती है, कब, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो। यानी कि जब हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में हमको डिक्रीज करना होगा तो हम एसिटाइलकोलिन दे सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि एसिटाइलकोलिन अब नहीं दी जाती है बिकॉज इट रैपिडली हाइड्रोलाइजेस इन द GIT। ये हमारे GIT में हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है, तो एसिटाइलकोलिन को अब नहीं दिया जाता है। ओरल रूट से तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, IV रूट से दे सकते हैं, बट इसके कंपैरिजन हमारे पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। सो एसिटाइलकोलिन क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, इसलिए जो जिनकी हार्ट रेट इंक्रीज है उस कंडीशन में हम एसिटाइलकोलिन उसको दे सकते हैं। फिर आता है हमारा ब्लड वेसल्स में हमारे M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था। अब ये एसिटाइलकोलिन ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है एंडोथेलियम रिलीजिंग फैक्टर, एंडोथेलियम रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये रिलीज करवाती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। एंड नाइट्रस ऑक्साइड हमेशा क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन, ये ब्लड वेसल्स है ना तो इनका डायलेशन कर देगा, ये डायलेट हो गई ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर है इंक्रीज है उसको भी हम दे सकते हैं एसिटाइलकोलिन, उसके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। फिर आता है हमारा ब्रोंकाई पे एक चीज याद रखो, देखो सिंपल बात ये है, बहुत ज्यादा कोई याद नहीं रखने वाली चीज है। जो एसिटाइलकोलिन है ना वो हमारी स्मूथ मसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगी सिवाय ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करती है, बाकी जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उन सब में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है,
ठीक है ना। अब चाहे ब्रोंकाई हो गया, चाहे वो जीआईटी हो गया, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सब का कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस डायलेशन किसका होगा? ब्लड वेसल्स का। सिंपल याद करना, इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। सो ब्रोंकाई क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है तो हम किस कंडीशन में नहीं दे सकते? अस्थमा की कंडीशन में। सो ये एसिटाइलकोलिन कभी भी अस्थमा की कंडीशन में नहीं दी जाती है, ठीक है ना। इसका एंटागोनिस्ट दिया जाएगा एट्रोपिन, वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब जीआईटी टोन यानी कि जो हमारी जीआईटी है ना, इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं उसको। तो ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी। इट मीन्स की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा। सिंपल सा देखो एक फंडा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है उसके जैसी फंक्शन ये ड्रग्स कर रही हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हमारी क्या करती है? जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारा क्या करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में हमको क्या लगती है? भूख लगती है, ठीक है। हम मस्त एकदम ज्यादा से ज्यादा खाना खा रहे होते हैं या जो भी है, ठीक है। उस कंडीशन में इट मीन्स कि हमारा जीआईटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा कर रहा है। तो सेम वही बात है कि जो हमारी एसिटाइलकोलिन है वो क्या करेगी? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जीआईटी टोन की बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं ना, कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, आप बोल सकते हैं ओवरी, टेस्टिस, दिस पैंक्रियाज, दिस ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है पसीना, जो गर्मी में हो रहा है, ठीक है ना। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड्स, अब ये क्या करती हैं? हमारी एसिटाइलकोलिन स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे एंड इंक्रीज द स्वेटिंग, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, मैंने क्या बताया कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के जो यूरिनरी ब्लैडर उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो जो यूरिन इवैक्यूएशन है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इवैक्यूएशन मतलब जो मिक्चुरेशन है, इवैक्यूएशन वो बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीजेज यूरिनरी इवैक्यूएशन, ठीक है। अब कई कई गांव में डिजीज होती है लोगों को कि भाई उनकी जो टॉयलेट है वो काफी टाइम तक, या जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें काफी टाइम तक यूरिन जो है वो स्टोर है, ठीक है ना। यूरिन इवैक्यूएट ही नहीं हो रहा है, बॉडी से रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि अब कोलिनर्जिक ड्रग्स दे देते हैं, बेसिकली बेथानिकॉल दे देते हैं। तो वो क्या करती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करती है यूरिनरी ब्लैडर का, ताकि वहां से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तभी यूरिन रिलीज होगा। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरिन स्टोर है और वो रिलैक्स है, तो यूरिन वहां से इवैक्यूएट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस और इवैक्यूएट नहीं होगा तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा स्वेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमारी ड्रग्स देते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द कोलिनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई मैं किस वीडियो पे बनाऊँ, कौन सा सब्जेक्ट पे बनाऊँ। जो आप लोग बोलेंगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। नहीं तो मैं फार्माकोलॉजी या एचईपी में से कोई एक टॉपिक बनाऊंगी। लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।